हेलो माय फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे सही तरीके से होंगे और 10 के रिजल्ट के बाद आप भी उत्साहित होंगे कि हम 11वीं की पढ़ाई शुरू करें। तो आइए मैं 11वीं की पढ़ाई शुरू करता हूँ, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है सेट। तो सेट के बारे में आइए अध्ययन करते हैं और आपके साथ जानकारी शेयर करते हैं। ओके, सेट समुच्चय। समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चय एक प्रकार का संग्रह है, लेकिन ये संग्रह कैसा है? सुपरिभाषित संग्रह है। तो इसे ऐसे बोल सकते हैं, हर किताब का डेफिनेशन है, सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। कलेक्शन होना चाहिए लेकिन वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसे डिफाइन होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए, तब आप उसे क्या बोल सकते हैं? बोलिए तो सेट बोल सकते हैं। तो फिर से बात सुन लीजिए, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को क्या बोलते हैं? बोलिए तो समुच्चय बोलते हैं। तो चलिए डेफिनेशन के साथ शुरुआत करते हैं। Collection of well defined object is called set. A collection of well defined object is called set. इसको ऐसे बोलेंगे, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो समझ रहे हैं स्टूडेंट, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। अब स्टूडेंट को ये बात समझ में यहाँ पर नहीं आता कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है और यहाँ पर सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, सुपरिभाषित और वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। सुपरिभाषित का मतलब होना चाहिए कि सेट में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, पुनरावृत्ति सेट के किसी भी अवयव में नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात है, देखिए सुपरिभाषित का मतलब होना चाहिए एक विशेष नियम के अनुसार अवयव लिखे जाना चाहिए। एक विशेष नियम के अनुसार अवयव को लिखा जाना चाहिए। जैसे मैं बोल दूंगा कि वैसे माह का नाम लिखिए जिनका फर्स्ट लेटर जे है, तो ऐसे एक खास नियम हम बनाते हैं। तो आप ध्यान से समझ लीजिए, सुपरिभाषित का मतलब है कि सेट में कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि एक विशेष नियम के अनुसार उसके अवयव लिखे गए हों। तो चलिए बेसिकली ये हम बताना चाहते हैं, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। एनी कलेक्शन व्हिच कैन बी डिफाइंड दैट इज कॉल्ड सेट। कोई भी संग्रह है जिसे आप डिफाइन कर सकते हैं, वो किसी भी चीज का हो सकता है, सरल रेखाओं का हो सकता है, वृत्त का हो सकता है, दुनिया के कोई भी चीज का हो सकता है। जैसे बोल सकते हैं कि लेखकों का हो सकता है। ऐसे मतलब कोई भी संग्रह है जो सुपरिभाषित है, जिसको वेल डिफाइन किया जा सकता है, तो उसे क्या बोलेंगे? बोलिए तो सेट बोलेंगे, अन्यथा उसको सेट नहीं बोलेंगे। मैं एग्जाम्पल के जरिए बता रहा हूँ। जैसे मैं आपसे पूछ दूं, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखे गए पुस्तकों का संग्रह, तो वो डिफाइन है, उन्होंने सर्टेन पुस्तकें लिखी हैं और उनको आप काउंट कर सकते हैं, उनको परिभाषित कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे कि हाँ सेट है। शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए पुस्तकों की संख्या, ये भी सेट है। तो ये ऐसी बातें हैं जो आप समझ सकते हैं कि सुपरिभाषित होने चाहिए, तभी आप उसको सेट बोल सकते हैं, नहीं तो आप सेट नहीं बोल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि परिभाषा जो है, ये बात आपको इसमें समझ में आ गया होगा। दूसरी बात है कि सेट के अवयवों को मंझोले कोष्ठ में, इस मंझोले कोष्ठ में व्यक्त करते हैं। सबसे पहली बात याद होना चाहिए कि सेट के जो अवयव होते हैं मंझोले कोष्ठ में क्या करते हैं? बोलिए तो व्यक्त किया जाता है। जैसे मैं इस तरह लिखता हूँ, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5। तो देखिए सेट के अवयवों को
मंझले कोष्ठ के अंदर क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो कोई भी सेट का अवयव लिखना हो तो आप मंझले कोष्ठ का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। और चलिए ठीक है, तीसरी बात है कि ये जो सेट है ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का ये जो संग्रह है, इससे किससे डिनोट करते हैं, सूचित किससे करते हैं, तो इसे आप कैपिटल लेटर से सूचित कर सकते हैं। एबीसीडी के कैपिटल लेटर से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हम बता रहे थे कि सेट के अवयवों को मंझले कोष्ठ से सूचित किया जाता है और उसके अवयव को मंझले कोष्ठ के अंदर मतलब लिखा जाता है, उसको कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सेट को मंझले से सूचित करते हैं। सेट को मंझले कोष्ठ से सूचित करते हैं और इसके अवयव स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं। सेट के मंझले कोष्ठ से सूचित किया जाता है, उसके अवयवों को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर तो कैपिटल लेटर होगा, उसके जो अवयव होंगे ए बी सी डी ई जेड तक ऐसे सूचित किया जाता है, ठीक है। तो स्मॉल लेटर, अंदर स्मॉल लेटर होना चाहिए और बाहर मतलब कैपिटल लेटर होना चाहिए, ओके। जैसे यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बराबर एक्स सच दैट एक्स प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उन तरीकों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है कि सेट को के अवयवों को मंझले कोष्ठ में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। सेट के अवयवों को किसमें लिखा जाता है, मंझले कोष्ठ में लिखा जाता है और उसे कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस सेट में कौन कौन से अवयव एग्जिस्ट करते हैं, तो आप बोलिएगा ए बी सी डी ई जेड तक ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सदस्य है और सदस्य नहीं है, ठीक है। मेंबर एंड नॉट मेंबर, मेंबर नॉट मेंबर ऑफ सेट। सबसे पहले देखिए, अगर कोई अवयव किसी भी सेट का सदस्य होता है तो उसे एक खास चिन्ह से डिनोट करते हैं, इस चिन्ह से डिनोट करते हैं। इसका अर्थ होता है सदस्य है, सदस्य है एलिमेंट ऑफ एनी सेट, और ये संकेत आता है और बीच में कट किया होता है, इसको बोलते हैं सदस्य नहीं है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, नॉट एलिमेंट ऑफ एनी सेट। तो इसका मतलब होता है कि सदस्य है, इसका मतलब होता है सदस्य नहीं है। एलिमेंट ऑफ एनी सेट, नॉट एलिमेंट ऑफ एनी सेट। तो इसका मतलब आप लोग यहाँ पे एग्जांपल से अच्छी तरह समझ पाइएगा। सपोज करते हैं एक सेट है जिसमें ए ई आई ओ यू लिखा गया है। अगर इस तरह का दिया हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ए बिलोंग कर, ए एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर ई ऐसे दिया हो, आई तरह दिया है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे समझिए, क्या ए स्मॉल ए में बिलोंग करता है जी, स्मॉल ए में बिलोंग करता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह होगा, सदस्य हो। यहाँ पर देखिए ई इसमें एग्जिस्ट करता है, ई जब एग्जिस्ट करता है ए में तो इसके लिए कौन सा सदस्य है, सदस्य होने का चिन्ह होगा। आई एग्जिस्ट करता है, आई एग्जिस्ट करता है ए में, तो आई इज एलिमेंट ऑफ ए। पी एग्जिस्ट करता है, इसमें नहीं करता है, तो पी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो ऐसे बनाया जाता है, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि इस सिंबल का मतलब आप लोग समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब ई का मतलब होता है एप्सिलॉन होता है, ठीक है। और भौतिकी में आगे जाके आप पढ़ेंगे एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। इसे मुक्त आकाश की प्रारंभिकता को सूचित किया जाता है। ये आप लोग के लिए नया है, लेकिन कोई बात नहीं है। बस आपको ये समझना है कि एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, सदस्य है। इसका मतलब होता है कट कर देंगे तो सदस्य नहीं है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से क्या हो गया, समझ गए कि इसको कैसे डील करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर सेट को आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो संख्याओं से संबंधित आपका नॉलेज अच्छी तरह से होना चाहिए। तो आइए नंबर से संबंधित कुछ जानकारियां हासिल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए प्रकृत संख्या। नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर को हम किसे डिनोट करते हैं, बोलिए तो n से डिनोट करते हैं। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। एनी नंबर दैट इज यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑफ एनी नंबर दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो जिसको काउंट करने के लिए यूज किया जाता है उसे नेचुरल नंबर बोला जाता है। और इसको n बराबर इसका संग्रह होता है 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रकृत संख्याओं को आप सिंबॉलिक तौर पर लिख पाइएगा कैपिटल एन से। इसे क्या करते हैं, बिल्कुल डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। चलिए पूर्ण संख्या क्या होता है, जब प्रकृत संख्या में जीरो को यूज करते हैं उसके बाद लिखते हैं तो उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो चलिए यहाँ पर देखिए W इक्वल टू क्या होगा, जीरो केवल ऐड कर दीजिए, बाकी सब वही लिख दीजिए 1 2 3 4 5 इंफिनिटी। तो यहाँ पर समझ में आपको आ रहा है कि पूर्ण संख्याओं को कैसे लिखेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि बात सब छोटी छोटी बातें हैं, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए तीसरी बात, पूर्ण संख्या। देखिए स्टूडेंट, पूर्ण संख्या को आई से भी सूचित करते हैं और इसको जेड से भी सूचित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या का मतलब होता है जो अपने आप में पूर्ण होती है, मतलब अरैया पौने हाफ डेढ़ नहीं होती है, ठीक है। वे संख्याएं जो अपने आप में पूर्ण होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 5 अपने आप में पूर्ण है, लेकिन कहीं 5 पूर्णांक 1 बटा 2 लिखते हैं तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो कोई भी संख्या जो अपने आप में पूर्ण होती है तो उसे बोला जाता है पूर्ण संख्या, ठीक है। तो देखिए पूर्ण संख्याओं को आई और जेड दोनों से सूचित करते हैं। तो आई बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से फिर 2 1 0 1 2। निगेटिव पॉजिटिव सब होता है इसमें, निगेटिव आप इसमें ले लीजिए 3 4 प्लस इंफिनिटी। तो स्टूडेंट को ये बात समझ में आना चाहिए, इसको आई या जेड किसी से भी सूचित किया जाता है पूर्ण संख्या को। अब पूर्ण संख्या का मतलब जो अपने आप में पूर्ण होता है, जो आप सुन चुके हैं समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए पूर्ण संख्या पूर्ण जो संख्या होती है ये पूर्णांक है, सॉरी इसको बोलते हैं पूर्णांक। ये पूर्ण संख्या, ये है पूर्णांक संख्या, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेते हैं। पूर्णांक है, पूर्णांक को आई या जेड से सूचित करते हैं, पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से, पूर्णांक को आई या जेड से, ठीक है। ये जो पूर्णांक होता है दो तरह का होता है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंटीजर, तो दो तरह के पूर्णांक होते हैं। देखिए कौन कौन पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक दो तरह के होते हैं, आप समझिए यहाँ पे। एक होता है धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होता है और नेगेटिव इंटीजर होता है, आप समझ पा रहे हैं। धन पूर्णांक में देखिए क्या क्या है, 0 1 2 3 इंफिनिटी। इसको जेड प्लस लिखते हैं, इसको जेड प्लस से सूचित करते हैं, आई प्लस से सूचित करते हैं, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर में आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से -3 -2 -1 जेड माइनस, ये नेगेटिव इंटीजर में आ जाएगा। जीरो भी क्या है बोलिए तो
पूर्णांक है। और ऋणात्मक पूर्णांक किसको बोला जाता है? धन पूर्णांक के अंदर हम ले लिए हैं इसको और ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए, यहाँ पर ये पूर्णांक है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक में अंतर है, ठीक है। अब ये बात समझिएगा, तो पूर्णांक संख्या अपने आप में पूर्ण होती है, ठीक है। चलिए ठीक है। और होल नंबर जो होता है जीरो से आगे बढ़ा जाता है, निगेटिव में नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गया कि पूर्णांक दो तरह का होता है, धन पूर्णांक होता है, ऋण पूर्णांक होता है। जो धन पूर्णांक होता है उसे पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं और जीरो से लेकर आते हैं इनफिनिटी तक होता है। और नेगेटिव जो पूर्णांक होता है माइनस इनफिनिटी से -3 to -1 तक होता है, ठीक है। चलिए इन सब संख्याओं को अच्छी तरह से समझना चाहिए, इनके संकेत को, क्योंकि जब समझ पाइएगा तो एलिमेंट लिखने में हमको सावधानी होगी। प्राकृत संख्या का संकेत n है, होल नंबर का w है, पूर्णांक का i है और z भी है, i z दोनों है, लेकिन इसका i प्लस भी होता है, z प्लस भी होता है। z प्लस और z i दोनों होता है। z प्लस का मतलब धनात्मक होता है, z माइनस का मतलब ऋणात्मक होता है। चलिए अब परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अभी आप 10 में पढ़े रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? Any number which is written in the form of p by q where q does not equal to 0, this is called rational number। वो कोई भी संख्या जिसे p by q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ q does not equal to क्या होता है? 0 होता है, उसे क्या बोलते हैं? बोलिए तो परिमेय संख्या बोलते हैं। और परिमेय संख्याओं को q से सूचित करते हैं, जैसे 1/2 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 3 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं, इस तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो कोई भी संख्या जिसे p by q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ q does not equal to 0, तो आप बोल सकते हैं कि वो कौन संख्या है? बोलिए तो परिमेय संख्या है। चलिए ठीक है। इसके बाद है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर किसे बोला जाता है? वो कोई भी संख्या हो जिसे p by q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे बोलते हैं क्या? बोलिए तो अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। कोई भी संख्या जिसे p by q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे अपरिमेय संख्या को i से आप सूचित कर सकते हैं, i r यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे देखिए, जिसे पाई हो गया अपरिमेय संख्या, जिसे p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन y का मान 22/7 जो होता है वो लगभग बराबर होते हैं, पूर्णतः वो सही नहीं है, ठीक है। तो पाई हो गया। उसके बाद आप बहुत सारी संख्याओं को ले सकते हैं, जैसे रूट में 3 हो गया, रूट में 5 हो गया, रूट में 7 हो गया। इरेशनल नंबर में ले सकते हैं संख्या को। ऐसी संख्याओं को आप इसमें लिख सकते हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो उन्हें परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अब देखिए, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को मिला देंगे तो एक नई संख्या बनेगी जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो चलिए आइए हम इसके बारे में देखते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? बोलिए तो वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्या इसमें लिख दीजिएगा। तो वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या को किससे सूचित करते हैं? बोलिए तो r से सूचित करते हैं, ठीक है। तो इसमें माइनस इनफिनिटी से चले जाएंगे, -3 2 1/2, माइनस में 0 1 2 3 4/3 कुछ भी, प्लस इनफिनिटी तक। आप जितनी संख्याएं जानते हैं वे सभी संख्याएं किसमें आ जाती हैं? वास्तविक संख्या में आती हैं, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए कि परिमेय अपरिमेय संख्याओं को जब कंबाइन करेंगे तो एक नई संख्या मिलती है जिसका नाम क्या है? बोलिए तो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को r से सूचित करते हैं। और यहाँ पर वास्तविक संख्या भी दो तरह की होती है। एक देखिए, r से डिनोट करते हैं, एक होता है r प्लस होता है, दूसरा r क्या होता है? बोलिए तो माइनस होता है। तो r प्लस में पॉजिटिव रियल नंबर आते हैं, ठीक है। इसमें पॉजिटिव रियल नंबर आएगा तो इधर पॉजिटिव वाला ले लेंगे, ठीक है। इसमें आ जाएगा नेगेटिव रियल नंबर आ जाएगा, तो ये नेगेटिव रियल नंबर में ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि r प्लस r माइनस भी होता है और 0 भी क्या है बताइए तो वास्तविक संख्या ही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है। इसके बाद मैं
इसके बाद का सेक्शन बताऊंगा। देखिए ये थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट अच्छी तरह से अगर समझ गए तो उम्मीद करते हैं कि आपको आगे कोई भी चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है, उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप पढ़िए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।